चलिए इस केस में क्या होता है पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। फटाफट लिखिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड्स डिपॉजिट, interest received on funds deposited with banks borrowed for specific purpose of execution of mega projects prior to commencement of commercial operations will be in nature of capital receipt and will be required to be set off against pre-operative expenditure capitalized under head capital work in progress and same cannot be brought to tax under head income from other sources लिख लेने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने लिख लिया। फटाफट बताइए, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? यस सर। तो देखिए इसका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि मान लीजिए मुझे रोड बनाने में लागत आती 1 करोड़ रुपए, ठीक है। मुझे जो एक मेगा प्रोजेक्ट मिला था, किसको मिला था? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, उसको जो मेगा प्रोजेक्ट मिला था, मान लीजिए उसको बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत आती, तो इसने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट किया था उसी से उसको पैसा रिटर्न आ गया। मान लीजिए उसको 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनकम आ गया। तो गवर्नमेंट का ये कहना है, मतलब जो केस हुआ उसमें ये कहना है कि इसको तो आप क्या करते हो, आपका जो टोटल कॉस्ट है, मतलब आपका लागत कितना, दिस इज योर कॉस्ट, ये आपका इतना लगना था, लेकिन इतना तो आप क्या कर लिए, इतना आपको मिल गया। आपका कॉस्ट लगना था 1 करोड़, लेकिन इसमें से आपको तो पैसा कुछ मिल गया ना, कितना मिल गया, 20 लाख। तो बाकी जो है ये आपका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, दिस इज योर नेट कॉस्ट। तो ये उनका कंक्लूजन था डिसीजन में कि ये जो पैसा है इंटरेस्ट का, इसको आप क्या करते हो, जो पैसा आपका टोटल लगना चाहिए था कैपिटल उस काम में, आपका उसी में से एडजस्ट हो जाता है।
दिस इज ये जो पैसा ये आपका कैपिटल नेचर का है, ये आपका कैपिटल नेचर का है, इट इज नॉट रेवेन्यू नेचर। तो क्या होता है, आप उसका जो लागत लगना था उसी से आप उसको माइनस कर देते हो, सेट ऑफ कर देते हो। तो हेंस ये आपका जो पैसा कुछ बचा ही नहीं, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं है, ये आपका बिजनेस का खर्चा होता ना। ये जो पैसा होता है कहां पर होता है, ये बिजनेस का ही खर्चा होता, और इसी के दौरान इसको पैसा आपको मिल गया, तो ये आपका बिजनेस में ही एडजस्ट हो गया। दिस इज नॉट योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हो गया कॉन्ट्रैरी व्यू। एक हाईकोर्ट कुछ अलग तरीके से बोलती है, एक हाईकोर्ट कुछ अलग तरीके से बोलती है। तो आपके सामने भी कभी ऐसे कुछ केस आ जाए तो इट मे बी पॉसिबल उसका दो कंक्लूजन हो, देयर आर चांसेस, क्योंकि जो डिसाइड करते हैं जज वो अलग अलग फैक्ट को देख के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए अभी एक न्यूज में आया कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो जज जो रहेगा वो अलग टाइप का डिसीजन सुनाएगा। लेकिन बाद में यही आया कि आपने जो मर्डर किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, जज का डिसीजन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट भी बदल सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बट ये आपको समझ में आया, ये केस राजस्थान वाला, जहां पहले एक सिचुएशन में क्या बोला गया था कि आपका पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा, वहीं ऑटो कास्ट वाले में बोला था ना, ऑटो कास्ट वाले में क्या बोला था, सरप्लस पैसा आपने लोन लिया था और आपने फिर सरप्लस उसी पैसे को क्या किया, मशीन नहीं खरीद के कहीं इन्वेस्ट कर दिया और जो पैसा मिला आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन इस वाले केस में क्या बोला गया, वो पैसा आपका बिजनेस इनकम में ही आएगा। क्लियर? कॉन्ट्ररी व्यू है बट लेकिन ऐसा हुआ है। चलते हैं नॉर्मल केसेस में। अरे नेक्स्ट हमारा केस स्टडी रहेगा मोटर कार रैली। फटाफट अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे हम। हमारा टारगेट है आज ये 4 5 6 7, यस, और ये हमारा कितना नंबर था, ये हमारा 8 नंबर हो गया समझ लो। आप उसको अकॉर्डिंगली नंबर कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये फिर 8 नंबर हो गया, आप लोग अपने हिसाब से उसको नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 4 तो केस स्टडी सल्टाना है, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट है हमारा मोटर कार रैली, केस था GR कार्तिकेयन, GR कार्तिकेयन। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या हुआ था, जैसे आपने देखा है ये क्या नाम था उसका, एक फॉर्मूला 1 रेस होती है जहां पर वो जैसे माइकल शूमेकर हो गया, या आपका इंडिया का भी एक कार्तिकेयन करके कुछ एक है, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें रेसिंग में भाग लेते हैं, एंड वो लोग पूरे चक्कर लगाते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते में रेसिंग करते हैं, बहुत फास्ट में चलती है गाड़ी, और लास्ट में जो कोई रहता है वो जीतता है, उनको विनिंग होती है। ठीक है, तो ऐसी में अगर वो कुछ विनिंग अगर करे, मान लो कार रेस में वो आदमी कार चला रहा है और रेसिंग में जीत जाए, तो उसको जो विनिंग अमाउंट मिले वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। बाकी लोग, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, अगर उसका प्रोफेशन है तो फिर कहाँ होगा। ओके, उसका प्रोफेशन तो कैसे होगा, ठीक है, और क्या लग रहा है बाकी लोग, आपको क्या लग रहा है? सर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विनिंग है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा, ठीक है। एंड मानस एंड आशीष, आप लोग जो बोल रहे हो कि नहीं होगा, जैसे मानस ने कहा कि उसका प्रोफेशन अगर होगा रेसिंग करना, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं होगा। आशीष, आप किस बेस से बोल रहे हो कि ऐसे नहीं होगा बोल के? सर मैं भी वही इसी बेस पे बोला कि उसी बेस प्रोफेशन पे, होगा तो उसका। एग्जैक्टली तो देखिए यहाँ पर जो मोटर कार रैली है इसमें वही झगड़ा हो गया कि भैया एक बंदा, एक पार्टी बोलता है कि ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, दूसरा पार्टी बोलता है कि नहीं ये मेरा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को चलाने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ती है, हर कोई आदमी रेसिंग कार नहीं चला सकता। अब अगर मान लीजिए आपके या मेरे जैसे लोगों को अगर फॉर्मूला 1 की अगर गाड़ी में बैठा दिया जाए, तो भैया गारंटी बोल रहा हूँ विद इन 5 मिनट हम, या आपकी या मेरी फोटो फेसबुक पे रहेगी और आपके फ्रेंड लोग या मेरे फ्रेंड यू फ्रेंड, ठीक है, तुम छोड़ के क्यों चले गए, ठीक है। तो इसीलिए यही डिसाइड हुआ कि भैया जो आप गाड़ी चला रहे हो ना उसको चलाने के लिए स्पेशल स्किल चाहिए, तो ये आपका एक प्रोफेशन है, तो इसमें जो पैसा मिला वो आपका बिजनेस इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं होगा। लिखिए, फटाफट लिखिए। विनिंग्स फ्रॉम मोटर कार रैली, विनिंग्स फ्रॉम मोटर कार रैली
आर अ रिटर्न फॉर और अ रिटर्न फॉर स्किल and endurance. Skill and endurance. It is taxable as business income. It is taxable as business income. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हम केस स्टडी कर रहे हैं ना, मैं तो मेरा फोकस ये है कि आप लोग हर एक इनकम को ना अलग अलग प्रोस्पेक्ट से उसको सोचने की कोशिश करो, तब जाके क्या होगा, आप एग्जाम में भी सही करोगे और रियल लाइफ में भी इवन आपका बहुत काम आएगा ये। तो इसीलिए मैं केस स्टडीज भी कराने का कोशिश करता हूँ। टॉपिक के बाद केस स्टडी इज मस्ट, तभी आप उसको सोच पाओगे, उन प्रोविजंस को सोच पाओगे जो हमने पढ़ा था। लिख लिया क्या इस चीज को? फटाफट बताइए। यस सर। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इंटरेस्ट अर्न ऑन ग्रांट कैप्ट एज फिक्स्ड डिपॉजिट बिफोर यूटिलाइजेशन। लिखिए, केस है कर्नाटका स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन। फटाफट लिखिए, काफी अच्छा केस है ये वाला। लिखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपका हो गया बोल के। हो गया सर। हो गया, फैंटास्टिक। ओके, तो चलिए कहानी क्या हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट एक पर्सन तो है जो सही आंसर देगा। लेट्स सी सिचुएशन क्या था। गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर कौन है? एक गवर्नमेंट की कंपनी है समझ लीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी ने गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो किया स्टेट गवर्नमेंट ने किया। सुनो, स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कंपनी को ग्रांट दिया। ग्रांट पता है आपको क्या होता है? पैसा, कि भैया ये लो पैसा और जो पर्पस है वो आप पूरा कीजिए। इसका काम क्या है? इस कंपनी का काम था हॉर्टिकल्चर को एक्सपोर्ट करना। गवर्नमेंट चाहती है कि हॉर्टिकल्चर क्या हो? प्रमोट हो। तो उसने क्या किया? उसको ग्रांट दिया कि ये लो भैया ये पैसे, और आप इस पैसे को यूज कीजिए। किस में यूज करेंगे? टू एक्सपोर्ट हॉर्टिकल्चर। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो पैसा होगा ना जो उसने दिया, ये पैसा क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। किस पर्पस के लिए? जिस पर्पस के लिए ग्रांट मिली है। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, इसने क्या किया? इसको लगा कि भैया जो पर्पस है, जो पर्पस दिया गया है, उस पर्पस को, उस पर्पस में एक्सपेंस करने के लिए अभी क्या है? टाइम है। तो इसने क्या किया? जो ग्रांट का पैसा आया था, उस ग्रांट के पैसे का उसने क्या कर दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, और उसके ऊपर उसको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। एंड बाद में जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ के अपना काम शुरू कर दिया और खर्चा कर दिया। एंड लेटर ऑन क्या हुआ? जो पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में थे, उस पैसे को उसने क्या कर दिया? उसने खर्चा कर दिया। कहां खर्चा कर दिया? उसने खर्चा कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मतलब जो पर्पस था उस पर्पस में उसने खर्चा कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट के ऊपर
टैक्स मांगने वाले आ गए। कौन आ गया? टैक्स मांगने के लिए आ गए। कौन आया? बताओ बताओ कौन आएगा, फटाफट बताओ। इनकम टैक्स इनकम टैक्स पर इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर ये मांगने आ गया। ठीक है, ये बोलता है कि भैया आपको तो ये इंटरेस्ट का इनकम हुआ, तो इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एसएससी ने कहा कि सुनो भैया, ये जो पैसा है, जो इंटरेस्ट मिला, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा तो किसका है? ग्रांट का है, गवर्नमेंट से मिला है मेरे को उस पर्पस को खर्चा करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो ग्रांट का पैसा था वो टेम्परेरी मैंने रख दिया फिक्स्ड डिपॉजिट में, और जो इंटरेस्ट आया ये भी तो ग्रांट ही हुआ, इसको भी मैं कहां खर्चा करूंगा? एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर में खर्चा करूंगा। तो भैया ये पैसा तो मेरा है ही नहीं, और जो पैसा मेरा नहीं है उसके ऊपर मैं टैक्स क्यों दूं? तो बताइए, ये झगड़ा हो रहा है दोनों का, आपको क्या लगता है क्या होगा? एक्सेप्ट वन, कोई एक है जो मुझे पता है आंसर दे देगा, बाकी लोग बताइए क्या होना चाहिए, कौन सही है? एसएससी सही है कि एसेसिंग ऑफिसर सही है? बताइए, आपका दिमाग क्या कहता है? ऐसे बताइए कौन सही है? इनकम टैक्स वाले सही हैं कि एसएससी सही है? सोचिए सोचिए, क्या लग रहा है आपको? एसएससी सही है सर। एसएससी सही है कि भैया पैसा तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए दिया था और मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरा इनकम नहीं हुआ, ऐसा बोलोगे आप? वो जो ग्रांट का पैसा नहीं था, सर, जो डिपॉजिट भी कर रहे हैं वो भी। हाँ देखिए सीधा सा बात है कि जो आपको ये जो खर्चा किया ना, ये एफडी का जो पैसा, मतलब क्या, जो ओरिजिनल ग्रांट था वो खर्चा हुआ, अलोंग विथ जो इंटरेस्ट है ये भी खर्चा हो गया इसी पर्पस के लिए। मतलब एसएससी ने वो पैसा रखा ही नहीं, जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस के लिए खर्चा कर दिया। सीधा सा एग्जांपल है, आपको आपके पापा से 100 रुपए मिले राशन लाने के लिए, आप 100 रुपए का राशन लाए और मम्मी को राशन दे दिए, क्या ये 100 रुपए आपका इनकम हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 100 का राशन लाना था, आपने ला दिया। अब हुआ ये कि आपके पास 100 रुपए थे एंड वो राशन का प्लान एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया, वो 100 रुपए अपने किसी दोस्त को उधार पे दे दिया, उस दोस्त ने दूसरे दिन आपको वो 100 रुपए प्लस 10 रुपए एज ए इंटरेस्ट आपको दिया। अब आपके पास कितने आ गए? 110 रुपए, और आप गए बाजार और दूसरे दिन 110 रुपए का राशन लेकर आ गए। वो 10 रुपए भी आपने नहीं रखा, कहां खर्चा किया? राशन के लिए ही खर्चा किया। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये 10 रुपए आपकी इनकम है? बताइए। नहीं है। तो बस ये चीज यहां पर हुआ, ये डिसाइड हुआ कि भैया अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है, कुछ ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट का पैसा जिस पर्पस में यूटिलाइज होना चाहिए उसमें हो जाए तो वेल इज गुड। अगर नहीं हो पा रहा है और आप उस पैसे को अगर टेम्पररी कहीं बैंक में जमा भी करके दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट भी किसका है? ग्रांट का ही है। एंड मान लीजिए कल आगे चल के अगर आपको काम ही नहीं कर पाए, तो आपको गवर्नमेंट को ग्रांट का पैसा प्लस जो इंटरेस्ट आपने कमाया है वो दोनों के दोनों वापस करना पड़ेगा। तो भैया जो पैसा मेरा है ही नहीं उसके ऊपर मैं टैक्स क्यों दूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हैं आप? यस सर। पक्का सबके सब समझे, क्लियर हुए मैं जो बोलना चाह रहा हूं? गवर्नमेंट जो बोलना चाह रही है आप लोग समझ में आए आपको? बताइए फटाफट बताइए। यस सर। यस सर। चलिए तो लिखिए इसके अंदर लिखिए, सम ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सम granted by state government to SSC government company, SSC government company acting as nodal
agency for increasing export of horticulture produce was kept in fixed deposit before utilization. जिस पर्पस के लिए खर्चा करना था वो खर्चा करने से पहले आपने उसको एफडी कर दिया, फुल स्टॉप. इंटरेस्ट अर्न्ड देयर ऑन is not to be treated as income of SSC. Income of SSC. लिख लिए क्या? इनकम ऑफ एसएससी लिख लिए? Yes, sir. ओके, बस और दो ठो है फटाफट. चलिए थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, इसको खत्म कर लेते हैं. ठीक है, सेम टाइप का है और दोनों में क्या डिसीजन होगा चलिए देखते हैं. नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है लोन फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मूडी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोन लिया. पर्पस क्या था कि उस लोन के पैसे से वो इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया. अब उस इन्वेस्टमेंट से जिनको पैसा आया, ठीक है, जो इनकम हुई, उस इनकम से उन्होंने क्या किया, माइनस करना चाहा जो खर्चा उनका हुआ है. ठीक है, मतलब ये मान लो इन्होंने शेयर में पैसे लगाया 1 लाख रुपए, इनको मिले 2 लाख रुपए. तो जो 2 लाख रुपए इनका इनकम हुआ, इस इनकम से माइनस करा जाएगा 1 लाख रुपया किसका, उस पैसे का जो आपने इन्वेस्ट किया था शेयर्स एंड सिक्योरिटी में. तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 1 लाख रुपए. तो टैक्स किसके ऊपर दोगे, इस 1 लाख रुपए के ऊपर दोगे. ठीक है, नॉर्मली कैजुअल इनकम के केस में क्या बोला गया था कि अगर आपको कोई कैजुअल इनकम होती है तो उस केस में जो पैसा आपने लॉटरी वगैरह खरीदने के लिए दिया उसको हम अलाउड नहीं करते थे. तो यही वाला चीज यहां पर हो गया. यहां पर झगड़ा हो गया दोनों का कि भैया जो शेयर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके ऊपर जो आपने ये पैसा लगाया इन्वेस्ट करने में, उसका बेनिफिट हमको नहीं देंगे. और एसएससी बोलता भैया मेरे को मिलना चाहिए. एसेसिंग ऑफिसर बोलता है कि भैया शेयर मार्केट तो तुम्हारा जुआ सट्टे से कम नहीं है. तो बताइए क्या होना चाहिए, क्या हम इस 1 लाख को अलाउ करने दें या ना करने दें एज ए खर्चा? बताइए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अलाउ करने देना चाहिए. अलाउ करने देना चाहिए. बाकी लोग आपको क्या लगता है, क्या ये अलाउ करना चाहिए? सर और एक बार सर क्वेश्चन और एक बार. देखिए हुआ क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. कैजुअल इनकम का केस क्या कहता है कि अगर आपको कोई कैजुअल इनकम हुई, पहले आपको रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई कैजुअल इनकम हुई तो उस कैजुअल इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा हुआ था, जो भी आपका खर्चा हुआ था, हम आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे. मतलब ये अगर आपको लॉटरी निकली 1000 रुपए की और आपने लॉटरी खरीदी थी 500 रुपए की, तो 1000 रुपए का इनकम और 500 रुपए का आपका खर्चा, 1000 रुपए का आपका इनकम और 500 रुपए का आपका खर्चा, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए. तो क्या ये 500 रुपए आपको खर्चा बोल के अलाउ करें? क्या कहता था गवर्नमेंट, इसको अलाउ नहीं करेंगे, आपका इनकम 1000 माना जाएगा. ये सिनेरियो था कैजुअल इनकम में. तो सेम चीज क्या हुआ यहां पर, देखिए एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने एक इन्वेस्टमेंट किया, लोन लिया था और उससे उसने इन्वेस्ट किया. इन्वेस्ट करके उसको क्या हुआ, पैसा मिला. ठीक है, अब इससे उसने क्या माइनस करना चाहा, उसने माइनस करना चाहा ये जो लोन लिया था ना, ये जो उसने लोन लिया था उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, वो बोल रहा है कि इसको मेरे को एज ए खर्चा आप मेरे को अलाउ करो और बैलेंस पार्ट को मेरा इनकम करो, ऐसा ये कह रहा था.
क्या करने देना चाहिए? एसएससी ने जो लोन लिया था किस लिए लिया था? इन्वेस्ट करने के लिए लिया था। इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बना ये तो खर्चा है, तो इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई उस इनकम से माइनस करके देना चाहिए इंटरेस्ट का पैसा। हाँ या ना? जी सर। हाँ या ना? सारे लोग बताइए हाँ या ना। हाँ सर, होना चाहिए भी और होना चाहिए भी और नहीं भी होना चाहिए। यस, दोनों हो रहा था, इसलिए तो केस हुआ। ये नहीं, अगर सर मतलब इलीगल सट्टा जैसे लेंगे तो फिर नहीं होना। इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, इसको आप पूरे तरीके से सट्टा नहीं बोल सकते, ये पूरा लीगल मार्केट है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हाँ सर। गवर्नमेंट से भी इसको हाँ। रेगुलेट करती है, तो इट्स नॉट अ सट्टा मार्केट। हम्म। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसके अंदर, यस सर। क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है इसलिए इसकी इज्जत बढ़ी हुई है। लिखिए फटाफट, इंटरेस्ट ऑन लोन borrowed for purpose of investing in shares and securities is deductible from the income derived from such investment derived from such investment। लिखिए, लिख लिए क्या? लिख लिए? हाँ सर। ओके, अब मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा इस लास्ट के स्टडी को खत्म करने के लिए। क्या आप लोग मुझे 5 मिनट दे पाएंगे? आपका क्या आप लोग सिर्फ 5 मिनट दे पाएंगे? सिर्फ 5 मिनट, पक्का वादा, खत्म कर देंगे 5 मिनट में। यस सर। अगर भूख लग रही है तो प्लीज थोड़ा सा भूख को कंट्रोल करो, सिर्फ आज के लिए, ठीक है? तो चलिए, अब इसमें क्या हुआ इसकी कहानी सुनो। एसएससी का एक फिक्स डिपॉजिट था जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता था। ठीक है, ये इसका क्या है? इनकम। एसएससी ने क्या किया, एक लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट में इसने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट को गिरवी रखा दिया, एज ए मॉर्गेज रखा दिया। ठीक है, तो जब लोन लेगा तो इसके ऊपर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। तो एसएससी ये कहता था कि सुनो बैंक, उसने इंटरेस्ट पे किया, उस लोन के ऊपर 1 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे समझो, उसको इंटरेस्ट मिला एफडी के ऊपर, मतलब क्या? उसका इनकम कितना इनकम हुआ, मान लो 1 लाख रुपए, और उसने जो लोन लिया था इस लोन के ऊपर उसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि उसका खर्चा है, उसने दिया मान लो 90,000 रुपए। तो एसएससी क्या बोल रहे हैं कि सर देखो, बैंक है आपका, एफडी भी आपकी, लोन भी आपका, एफडी से इनकम हुआ 1 लाख रुपए और आप ही को मैं कितना ब्याज दिया? 90,000 रुपए। इसको काटो और 10,000 रुपए रखो, तो ये 10,000 रुपए मेरा क्या हो गया? ये 10,000 मेरा हो गया नेट इनकम। इनकम टैक्स वाला कहता है कि मैं आपके पूरे के पूरे इस अमाउंट के ऊपर, ये जो आपका 1 लाख रुपए है इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। एसएससी कहता है कि नहीं, ये जो 10,000 रुपए है इसके ऊपर टैक्स लगाओ। बताओ क्या करेंगे? डॉक्टर वीपी गोपीनाथन। सर 10,000 पे टैक्स लगेगा। 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। ये अलाउ कब होगा? देखिए, ये जो हमने माइनस करना चाहा,
ये अगर हम माइनस करने देंगे मतलब क्या होना चाहिए, वो अलाउएबल होना चाहिए खर्चा। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो ये अलाउएबल होना चाहिए तभी होगा ना। तो आप लोग मेरे को बताइए, देखिए ये पहले एक बार ये देखिए जरा, कौन कौन से खर्चे अलाउ करने देंगे, हम देखे थे इसको। ये वो खर्चे थे, अगर आपको याद हो तो। सेक्शन 57 कहता है कि किस किस खर्चे को हम अलाउ करने देंगे। तो यहाँ पर क्या था, पहला डिविडेंड पाने के लिए अगर आपने कुछ कमीशन या रेम्युनरेशन दिया तो उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। ईएसआई ईपीएफ सुपरएनुएशन फंड के लिए अगर आपने ड्यू डेट के पहले अगर जो कंट्रीब्यूशन है वो पे कर दिया तो वो अलाउ होगा। प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग अगर आप भाड़े में देते हो तो उसके ऊपर का रिपेयरिंग इंश्योरेंस डिप्रेशन हम आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। फैमिली पेंशन अगर है तो अलाउ करेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट अगर आपको मिला एनहेंस कंपनसेशन के ऊपर तो 50% उसका अलाउ करेंगे। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड टू अर्न सच इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए, उस टू अर्न सच इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चा किया तो फिर क्या होगा, हम उसको अलाउ करेंगे। बताइए, अब बताइए क्या ये जो खर्चा है, ये लोन का जो खर्चा, इंटरेस्ट का जो पैसा दे रहा है, क्या ये जरूरी है इस 1 लाख के इनकम को कमाने के लिए? बताइए, मतलब अगर वो लोन नहीं भी लेता तब भी उसका वो 1 लाख का इनकम होता कि नहीं होता? फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो इनकम होता कि नहीं होता? बताइए, फटाफट होता। बताइए। होता। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया कि भैया आपका जो 1 लाख रुपए आपका इनकम हो रहा है, इस 1 लाख को कमाने के लिए ये 90,000 का इंटरेस्ट पेना, सॉरी ये 90,000 का इंटरेस्ट पे करना इज नॉट कंपलसरी, इज नॉट कंपलसरी। तो भैया हम इसका बेनिफिट आपको क्यों दें? क्योंकि सेक्शन 57 हमको अलाउ नहीं कर रहा। सेक्शन 57 क्या कहता है, हम तभी अलाउ करेंगे जब वो इनकम आपका और खर्चा आपका दोनों रिलेट करे। यहां पर आप सेम बैंक है तो सेम बैंक का एक इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट वर्ड को लेकर आप कंफ्यूज करना चाह रहे हो, नहीं अलाउ करेंगे। क्योंकि सेक्शन 57 में साफ साफ लिखा है कि वही खर्चा अलाउ करेंगे जो खर्चा करने से आपका इनकम हो। तो ये खर्चा करने से आपका इनकम हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया आपको? समझ में आया आपको? जी सर। चलिए तो फिर फटाफट लिखिए इसके अंदर, फटाफट लिखिए, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, फटाफट कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखेंगे, सुपर स्पीड में लिखेंगे। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी is an income, is an income in the hands of the SSC, in the hands of the SSC, and the interest on loan, and the interest on loan taken from bank, loan taken from bank on security of that deposit, is not an allowable expense under section 57, under section 57। लिख लिए? लिख लिए क्या आप लोग? यस जी सर। ओके, तो ये था हमारा आज का केस स्टडी स्पेशल क्लासेस। तो कल की क्लास से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं और जाके पेट पूजा करते हैं। बताइए, एनी डाउट्स? नो सर। ओके फाइन सर। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।